रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी खास सीरीज नोएडा 2021 यह उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने नोएडा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह निर्माण में हो, चाहे वो उत्पादन में हो, चाहे वो रोजगार में हो। आज हमारे साथ इसी सीरीज में जुड़ रहे हैं मदरसन ग्रुप में महाप्रबंधक रहे AK सिंह जी, जिन्होंने हजारों युवकों को रोजगार भी दिया। उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान से बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाया। मैं अपने स्टूडियो में AK सिंह जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार एंड धन्यवाद। सिंह साहब, ये बताइए कि जब आप पहली बार नोएडा में आए थे तो कब आए थे और कैसे आपने नोएडा में एंट्री की और उस समय नोएडा में आपने क्या देखा? विनोद जी, ये बात 1995-96 की है जी। उस समय मैं दिल्ली में कार्यरत था किसी कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर जी। और मदरसन ने इंटरव्यू मेरा किया नोएडा में। तब मैं फर्स्ट टाइम नोएडा में आया था और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैंने ज्वाइन किया जी। उस समय नोएडा में इंडस्ट्री काफी हद तक आगे बढ़ रही थी और लग रहा था कि आने वाले समय में काफी ये आगे बढ़ेगा। तो शुरुआत 95-96 से करने के बाद में 2011-12 तक वहीं पे था नोएडा में ही जी जी जी। मदरसन में करीब 9 साल रहा और उसके बाद मैं डायरेक्टर था HR कारपोरेट में सुब्रोज लिमिटेड में जी 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 जी। तो मैंने बहुत परिवर्तन देखे नोएडा में। मैंने सोचा नहीं था कि इतना परिवर्तन होगा जी। उस समय कम से कम एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था जो आज नोएडा है। तो उस समय रोजगार की स्थिति तो आपको पता है, हजारों लोगों को हमने नौकरी पे लगाया होगा जी। पर्टिकुलरली मदरसन में लड़कियां जो है साउथ से ज्यादा आती थी और वो आज भी काम कर रही हैं। और कुछ एक लड़कियां या लड़के ऐसे हैं जिनको कि शायद मैंने ग्रेड 1 पे लगाया होगा, वो आज जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे उस कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग आप अपना कैरियर जो बचपन से कैसे आपने पढ़ाई की, कहाँ से आप उसका संबंध है, थोड़ा ये भी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए। हाँ, जरूर देंगे विनोद जी। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ईस्टर्न यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट है जी। वहाँ पे एक गांव है हमारा चकरा जी जी। AKRA। हाँ। ये मऊनाथ भंजन जो एक जगह है काफी फेमस, उसके पास है जी जी जी। तो 8-9 तक तो मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। उसके बाद मैं झांसी में आ गया। झांसी में मेरी पढ़ाई 10th 12th BSc मैंने वहां से किया। फिर आगरा से मैंने MSW किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क जी जी। और LLB मैंने मथुरा से किया। कैरियर की शुरुआत मेरी फरीदाबाद से हुई। फरीदाबाद में एक कंपनी उस समय हुआ करती थी, KG खोसला कंप्रेशर्स लिमिटेड जी जी जी। बॉर्डर पे होती थी बिल्कुल, वहाँ पे करीब मैं 4-5 साल काम किया। उसके बाद मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें करीब 3-4 साल काम किया। फिर स्कॉट्स में मैंने काम किया, उसमें HR हेड था मैं एक प्लांट में, वहाँ पे करीब 6 साल रहा। उसके बाद मैं पशुपति एक्रिलॉन कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में था करीब 3 साल। उसके बाद मैंने मदरसन ज्वाइन किया था। मैं रहता फरीदाबाद में हूँ जी जी। हाँ, काफी दिन लेकिन नोएडा से नाता रहा है। इस नाते आपने नोएडा को बदलते देखा है और अभी भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ रहते हुए आपने कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि अगर ये चीज और शहर में हो जाए तो बेहतर होगा जी। देखो, एक तो विनोद जी मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम किया है। पहले तो मैं तारीफ कर दूं नोएडा की जी जी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो रोड वगैरह है ना, जो सिस्टमेटिक बनाई गई है, तो वो शायद गुड़गांव में भी नहीं है इवन टुडे जी। हालांकि गांव काफी आगे तक बढ़ गया, लेकिन जो रोड्स वगैरह बनाई है वो नोएडा में काफी बेहतर तरीके से बनी हुई है। जहाँ तक दूसरी सारी चीजों का सवाल है, चूंकि मैं नोएडा में रहा नहीं हूँ प्रैक्टिकली। हाँ हाँ, रहता तो मैं हमेशा फरीदाबाद में रहा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में अथॉरिटी के साथ जुड़ के या यहाँ की सोशल उससे जुड़े रहे हैं आप, इस नाते भी आपका बहुत वो रहा है लगाव। हाँ, तो जो मुझे लगता है कि पानी की व्यवस्था में थोड़ा सा नोएडा को काफी और काम करना पड़ेगा जी। आज की भी तारीख में अगर मैं कहूँ तो पीने का पानी जो भी सारे लोगों तक पहुँचाने का काम है वो और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में तो काम किया है, रोड पे काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि पीने के पानी की व्यवस्था के लिए और दूसरा हेल्थ सेक्टर में
हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा, और प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट लोगों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से इन 2 एरियाज में और काम करने की जरूरत है और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। अच्छा, आपने बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाया, क्या जरूरत महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए कोई टेक्निकल, चाहे पॉलिटेक्निक हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी यहाँ खुले जिसमें उनको यहीं कहीं ट्रेनिंग मिले और यहीं कहीं नौकरी मिले? जी विनोद जी, पता नहीं आपको इस संदर्भ में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि उस समय भी मैंने ITI में और पॉलिटेक्निक से काफी बात की थी। हाँ। और उनको कहा था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मशीन जो है, हमारे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना पुरानी हो जाती है मशीनें, तो हम उनको जो है डिस्कार्ड कर देते हैं और नई मशीनें आ जाती हैं। तो हमने क्या था, इस ITI में और पॉलिटेक्निक के और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से आपको बहुत सारी मशीनें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्योंकि बच्चे जब उसमें ट्रेंड होंगे तो ट्रेंड होके वो रेडली अवेलेबल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक तो होता है विनोद जी थ्योरेटिकल पढ़ाई, थ्योरेटिकल पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल जो पढ़ाई होती है तो उसका एक अलग एडवांटेज मिलता है बच्चों को। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा और जुड़े, और बेस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जी बिल्कुल भूल जाए आप, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ ITI की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक की। इनको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की और ज्यादा जरूरत है, जिससे कि बिना कुछ किए जो हमारी चीजें खराब हो जाती है, जिनको हम फेंक देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर इस इंस्टीट्यूट में जाएंगी तो बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बच्चे बहुत आगे बढ़ के जाएंगे। इन्हें क्या करना चाहिए कि 1 साल के लिए ट्रेनिंग जो है, जो ये देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत अच्छी बात है, वो देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो तकनीक सीखने वाली बात है, उसके लिए कुछ मशीनें जो कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, एक नंबर 1 उसकी हेल्प लेनी चाहिए। और दूसरा, जो यहाँ पे ट्रेन बड़े सारे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर हैं, जो महीने में 15 दिन में 1 दिन जाके ट्रेनिंग वहाँ पे दे सकते हैं उन बच्चों को, तो उन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने पहले भी दिया था, इसमें कुछ काम भी हुआ था, लेकिन जब मैंने छोड़ दिया 10-11 साल पहले, करीब 2012 में मैंने नोएडा छोड़ा था, उसके बाद मुझे नहीं पता है कि ये संदर्भ में और क्या काम हुआ या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस पे काफी जोर देके काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे उस दौर की एजुकेशन जो रही, जो हम ट्रेडिशनल कोर्स में करते हैं, चाहे BA, BSc, MSc करते हैं, लेकिन आज के बदलते दौर में जब हमारा औद्योगिकरण होता जा रहा है, तो स्कूल कॉलेजों में भी, यानी कॉलेज के सिलेबस में भी इस तरह के कोर्स आने चाहिए, उस तरह के वहाँ पे नए कोर्स यूनिवर्सिटी में आने चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना? 2 चीजें ऑलरेडी हो रही हैं विनोद जी। आपको एक बात बताऊं, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मोदी जी का स्टार्ट हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, है ना, वो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ काम, बेरोजगारी की हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जैसे छोटी छोटी बातें, प्लम्बर नहीं मिलते आपको इलेक्ट्रीशियन अच्छे नहीं मिलते हैं जी, आपको जब ढूंढने जाएं तो स्टिचिंग करने वाले अच्छे नहीं मिलते हैं, है ना, चाहे वो लड़कियां हों वो चाहे लड़के हों। पहली बात तो ये ग्रास रूट लेवल पे है जी। ग्रास रूट लेवल पे अगर ये लोग जो है ट्रेनिंग इनको अच्छी, जिस तरीके से बता रहा हूँ, दे देंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करे, वो अपना भी इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर सकते हैं। वायरमैन है ना, ये बहुत सारे अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, क्योंकि इनको तकनीक की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से मिल नहीं पाती है। अब आते हैं हम थोड़ा मैनेजमेंट साइड पे। जी। मैनेजमेंट साइड के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है विनोद जी, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जनरल बच्चों में अगर एप्टीट्यूड अच्छा हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट इंजीनियर ही हो तभी वो आगे बढ़ सकता है। मेरे सामने ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं, फाइनेंस ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, और वो आज की भी तारीख में अपने एबिलिटी के बेसिस पे वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट भी हैं और CEO भी हैं बड़ी सारी कंपनियों में। लेकिन आपका कहना बहुत बढ़िया पॉइंट आपने टच किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी इस चीजों को देखते हुए कि आज की क्या जरूरतें हैं, थोड़ा सा अपने करिकुलम में प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा ले आए जो कि इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो। बिल्कुल है ना, मतलब केवल एजुकेशन की बात ना करें, लेकिन अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ एजुकेशन वो देंगे 1 सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में, तो बच्चों का जब
आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो अचानक उनको नहीं लगेगा कि कोई नई चीज मिली है, उन्हें लगेगा ओहो ये तो हमें कुछ कुछ पता है। तो उस बारे में उनकी एडेप्टेबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छी होगी और बच्चों का भी अच्छी तरीके से सेल थ्रू होकर वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो लोग नए युवा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो मैकेनिकल में हो, आजकल बीटेक भी बहुत ज्यादा लोग किए हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे एज ए HR और कंसल्टेंट के रूप में? देखो विनोद, कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है किसी भी चीज को सक्सेस लेने। आजकल के बच्चों के पास एनर्जी लेवल बहुत है जी। देखा है जब भी हम कैंपस इंटरव्यू के लिए गए हैं, चाहे वो IIT हो, NIT हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, चाहे वो MIT हो, बड़े सारी जगह हम जाया करते थे कैंपस इंटरव्यू में जी। एनर्जी लेवल और ज्ञान अगर देखा जाए आजकल के बच्चों में किसी भी चीज की कमी नहीं है। केवल उनको एक काउंसलिंग जो जरूरत होती है ना, डायरेक्शन जी जी जी, वो डायरेक्शन अगर हम सही तरीके से इनकलकेट करें बच्चों के माइंड में तो बच्चे सही तरीके से आगे निकल सकते हैं। बच्चों में किसी भी चीज की कमी नहीं है जी जी। उसको केवल रिलेट करने वाली बात है कि किस तरीके से हम काउंसिल करके उनको रिलेट करें जिससे कि बच्चे सही डायरेक्शन में। मैं आपको बताऊं मैकेनिकल इंजीनियर में भी कोई जरूरी नहीं है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर इस इंडस्ट्री के लिए फिट होगा, है ना। मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में हो सकता है कि 4 बच्चे किसी और इंडस्ट्री के लिए फिट हों और 4 बच्चे किसी और चीज के लिए हों। अब वो देखना जरूरी होता है कि उस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है और कहाँ हमने काउंसलिंग करके उसको डालना है ना। अगर हम इस डायरेक्शन में काम करके, जो काउंसलर है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठे हुए तो भी काउंसलिंग करवाते हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो बच्चे काफी आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया। सिंह साहब, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। आपने नए बच्चों को भी बहुत टिप्स दी आने वाले दिनों के लिए। शुभकामनाएं देता हूँ आपके लिए और आपके रेडियो के लिए और नोएडा के लिए कि आने वाले समय में और आगे बढ़ें और ग्रो करें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।